डिड यू नो दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतल कौन सी है? और ईमेल का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? और जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने 2 बार सरवाइव किया था एटॉमिक ब्लास्ट को। Number 1. जल ही जीवन है, यह बात तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी लोगों को ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन दुनिया में पानी के कई ब्रांड ऐसे हैं जो काफी महंगे हैं। आपको एक ऐसे ही ब्रांड के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत लाखों में है। इस बोतल की कीमत इतनी महंगी है कि इससे एक शानदार गाड़ी खरीदी जा सकती है। दुनिया में अक्वा डी क्रिस्टलो ट्रिब्यूटो ए मोडिग्लियानी सबसे महंगा बोतल में बिकने वाला पानी है। यह फिजी और फ्रांस में नेचुरल स्प्रिंग यानी जमीन के अंदर से निकले पानी के सोते से आता है। इस बोतल की पैकिंग की कीमत ही बहुत ज्यादा है। इसकी एक बोतल की कीमत 45 लाख रुपए है और इसमें 750 ml पानी आता है। यह पानी की बोतल 24 कैरेट गोल्ड से बनी होती है। यह दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतल सबसे मशहूर बोतल डिजाइनर फर्नांडो अल्तामिरानो ने डिजाइन किया है। दुनिया की सबसे महंगी बोतल कोनियाक डुडोगन हेरिटेज हेनरी 4, इस बोतल को भी फर्नांडो ने डिजाइन किया था। इसके पानी का स्वाद काफी अलग होता है। इसके अलावा यह आम पानी की तुलना में कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक होता है। Number 2. दुबई में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जिसे 23 फरवरी 2022 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। दुबई के इस म्यूजियम में 7 मंजिलें हैं। इसकी दीवारों पर दुबई के शासकों के कोट्स अरबी में लिखे गए हैं। यह दुबई के मुख्य हाईवे शेख जायद रोड पर है। इसमें 345 सीट वाला एक लेक्चर हॉल है। इसमें एक मल्टी यूज हॉल जिसमें 1000 लोग बैठ सकते हैं और इसकी एक टिकट का मूल्य 2942 रुपए है। किला डिजाइन ने इस म्यूजियम का डिजाइन तैयार किया है। किला डिजाइन दुबई का एक स्टूडियो है। इस म्यूजियम को दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के लिए बनाया गया है। यह पूरी तरह फ्यूचर को समर्पित है और म्यूजियम विजिटर्स को फ्यूचर की जर्नी पर ले जाएगा, जिसमें वह 2071 की टेक्नोलॉजी और दुनिया देख सकेंगे। दुबई के फ्यूचर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद अल गरगावी के मुताबिक यह एक लिविंग म्यूजियम है। इस म्यूजियम का फ्रेम फाइबर ग्लास और स्टेनलेस स्टील से बना है और नेशनल जियोग्राफिक पहले ही इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत 14 म्यूजियम में शामिल कर चुका है। यह 3,23,000 वर्ग फुट में बना है और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के करीब है। Number 3. ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि ईमेल का आविष्कार किसी विदेशी ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमेल की खोज एक इंडियन ने की थी। ईमेल की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है वी शिवा अय्यादुरई। शिवा का जन्म 1964 में मुंबई में रहने वाली एक तमिल फैमिली में हुआ था। जब शिवा 7 साल के थे तो उनके माता पिता अमेरिका शिफ्ट हो गए। 1978 में 14 साल की उम्र में शिवा हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कोरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के स्पेशल समर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने न्यू जर्सी स्थित लिविंगस्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की। कुछ वक्त बाद ही उन्हें न्यू जर्सी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में रिसर्च फेलो के रूप में काम करने का मौका मिला। 1978 में फेलोशिप के दौरान शिवा ने दुनिया का पहला इंटर ऑफिस मेल सिस्टम तैयार किया, जिसे ईमेल का नाम मिला। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, एड्रेस बुक, मेमो जैसे सभी अटैचमेंट थे। बाद में शिवा ने इसी प्रोग्राम को ऑफिशियली ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दे दी गई और 1978 की उनकी इस खोज के लिए पहला अमेरिकी कॉपीराइट दिया गया। Number 4. जब भी हम पानी की बोतल लेते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं वो एक्सपायरी डेट पानी की नहीं बोतल की होती है? Number 5. डिड यू नो घड़ी में यूज होने वाला AM और PM उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? और पुराने समय में टाइम का कैसे पता लगाते थे? शुरुआती समय में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय सूर्य की स्थिति को देखकर टाइम का पता लगाया जाता था और रात के समय चंद्रमा और तारों की स्थिति को देखकर समय का पता लगाया जाता था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मिस्र के लोगों ने सबसे पहले 12 के आधार पर प्रयोग कर दिन को 24 बराबर हिस्सों में बांटा गया था। लेकिन फिर समय बीतता गया और समय के साथ आधुनिक और डिजिटल घड़ियां आती रही, जिससे हम समय का आसानी से पता कर लेते हैं। और समय में यूज होने वाला AM और PM, जिसमें AM की फुल फॉर्म
एंटे मेरिडियम और पीएम को पोस्ट मेरिडियम कहा जाता है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें एएम को इंग्लिश में बिफोर नून यानी दोपहर से पहले का समय और हिंदी में पूर्वाह्न कहा जाता है। एएम का समय रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है। पीएम भी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब आफ्टरनून होता है यानी दोपहर के बाद का समय, और इसे हिंदी में मध्याह्न कहा जाता है। पीएम का समय दोपहर 12 से रात 12 बजे तक होता है। Number 6. एक ऐसा इंसान जिसने 2 बार एटॉमिक ब्लास्ट से सरवाइव किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को हराने के लिए अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। उसने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम गिराए थे। इसमें करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे और इसमें एक इंसान ऐसा भी था जिसने 2 बार इस हमले में सरवाइव किया। उस इंसान का नाम है सुतोमू यामागुची। इसे आप उनकी किस्मत कहें या उनकी बदकिस्मती, क्योंकि जिस तरह वे इन परमाणु बमों से बचे वह एक संयोग ही था। 1945 में यामागुची 29 साल के थे। वे एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा गए थे। जापान की नेवी में काम कर चुके यामागुची तब मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे थे। वे हिरोशिमा में अपने कुछ दोस्तों के साथ एक तेल टैंकर का डिजाइन तैयार करने आए थे। वे अपना काम पूरा कर शहर से जाने की तैयारी कर रहे थे कि 6 अगस्त की सुबह 8 बजे अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया जिसका नाम लिटिल बॉय था। जहां यह बम गिरा वहां से यामागुची 3 किलोमीटर की दूरी पर थे। धमाका इतना जोरदार था कि उनके कान के पर्दे हिल गए। वहां चारों ओर राख ही राख और भीषण गर्मी थी। धमाका इतना तेज था कि उन्हें उड़ाते हुए उन्हें आलू के ढेर पर फेंक दिया। जब वह होश में आए तो चारों तरफ अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस हादसे में उनके बाल भी जल गए थे और उन्हें दिखाई भी कम देने लगा था। अच्छी बात यह थी कि वे जिंदा थे। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर अपने साथियों के साथ एक शेल्टर तक पहुंचे। रास्ते में यामागुची ने लाशों के ढेर को देखा और लाशों से भरी एक नदी पार की। इस शेल्टर में उन्होंने एक रात बिताई और अगले दिन वह अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ने निकलने वाले थे। और फिर से उनकी बदकिस्मती कि उनका घर नागासाकी में था जहां उनकी पत्नी और एक बच्चा भी था, मगर किसी काम की वजह से वे वहीं रुक गए। फैक्ट्री में वो अपने बॉस को परमाणु हमले के बारे में बता रहे थे कि तभी एक ब्लास्ट हुआ और इस बार परमाणु बम नागासाकी पे गिरा। हमले में वे ज्यादा घायल नहीं हुए थे क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। खुद को संभालने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश में निकले जो किसी तरह बच गए थे। इस बीच उनके घाव में तेजी से दर्द होने लगा क्योंकि 2 बार वे रेडिएशन का शिकार हुए थे जिससे उनके जख्मों में इन्फेक्शन हो गया था और वे रेडिएशन के कारण बार बार उल्टियां कर रहे थे। इसके बाद वे कई हफ्तों तक बुखार में तड़पते रहे, फिर भी वे सरवाइव करने में कामयाब रहे। 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और युद्ध खत्म करने की घोषणा कर दी। इसके कुछ समय बाद यामागुची पूरी तरह ठीक हो गए और कुछ सालों तक उन्होंने ट्रांसलेटर से टीचर तक की जॉब की और जब वह पूरी तरह ठीक हुए तब उन्होंने अपनी कंपनी दोबारा ज्वाइन कर बतौर इंजीनियर काम करने लगे। जापान के लोग उन्हें निज्यू हिबाकुशा कहकर बुलाते थे जिसका मतलब होता है 2 बार बमबारी का शिकार हुआ व्यक्ति। और साल 2010 में 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।